हेलो दोस्तों। मेरा परिचय गौतम कुमार साव है और मैं आज आप लोगों को इंडियन सिटीजनशिप का पिछला क्लास ऑलरेडी हम करा चुके हैं। पिछले क्लास में मैंने इंडियन सिटीजनशिप के बारे में करा चुके थे, इंडियन सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व कराने वाले हैं और एमसीक्यू को सॉल्व कराने के साथ साथ कुछ कुछ जानकारियाँ भी देंगे, इसके साथ साथ कुछ और भी जानकारियाँ देंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं इंडियन सिटीजनशिप के बारे में कराते हैं और आप लोग अच्छे से फॉलो भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। देखते हैं पहला जो क्वेश्चंस है आप लोगों का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, 21 क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, माने सिटीजनशिप जो है इंडिया में कौन सा प्रोवाइड किया गया है, तो कौन सा सिटीजनशिप है यहाँ। और देखिए एक और क्वेश्चन उसी का दिखा दिया गया है कि फीचर्स क्या है इंडियन सिटीजनशिप का। तो सबको पता है कि ये सिंगल सिटीजनशिप होगा, तो बोलिएगा डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा, तो नहीं, डुअल सिटीजनशिप कहाँ होगा, ये आपका यूएसए में है। कहाँ पर है डुअल सिटीजनशिप, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। और ये कहाँ से लिया गया है इंडिया का सिंगल सिटीजनशिप, ये इंडिया का जो सिंगल सिटीजनशिप है ना, वो आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, मतलब यूके से, ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है ये। ठीक है, कौन सा, ये सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, इंडिया में याद रखिएगा। तो हम लोग का क्या है, ये सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है ना कि इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई, इंडियन सिटीजनशिप किस तरह से नहीं पाया जा सकता है। कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाई। तो देखिए पहले यहाँ याद कीजिए, हम लोग थोड़ा सा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो पढ़े थे ना पार्ट 5 का, वो भी आपको दिखा देते तो आपको समझ में आ जाएगा उसका आंसर भी। ये देखिए आपका पार्ट 5 का, ये देखिए हम लोग सिटीजनशिप कैसे पा सकते हैं, बाय बर्थ पा सकते हैं। हम लोग सिटीजनशिप कैसे पाया जा सकता है, बाय बर्थ। हम लोग सिटीजनशिप बाय बर्थ पा सकते हैं, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग थ्योरी। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, यहाँ पर देखिए सिटीजनशिप नहीं पा सकते, मतलब बाय बर्थ पा सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के द्वारा पा सकते हैं। किसी भी पार्ट, कोई भी पार्ट अगर वो भारत में शामिल हो जाए ना, कौन सा आर्टिकल 2 में बोला गया है ना, ये वाला पोर्शन कहाँ बोला गया, आर्टिकल 2 में बोला गया है कि कोई भी पोर्शन अगर भारत में शामिल हो जाए तो वहाँ के नागरिक, जो भी वहाँ के निवासी है वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। किंतु ये वाला पोर्शन जो है आपका डिपॉजिट मनी, अगर मान लीजिए कोई भारत के बैंकों में पैसा रख देगा तो क्या उसको सिटीजनशिप मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा। अगर भारत के बैंकों में पैसा रखने से थोड़ी सिटीजनशिप मिलता है। ठीक है, कोई भी अगर भारत में पैसा रख देगा तो भारत के बैंकों में रख देगा, सिटीजनशिप थोड़ी मिलेगा। तो मतलब ये आंसर सही होगा, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल, क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन। अब यहाँ देखो क्या बोला जा रहा है, ओवरसीज। ये ओवरसीज सिटीजन क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। देखिए ये जो बोला गया है, कौन जो है एलिजिबल नहीं है, कौन एलिजिबल नहीं है ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 2015 के एक्ट के द्वारा। ओवरसीज के बारे में बताते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद ओवरसीज के बारे में बताते हैं। ठीक है, पहले यहाँ देखिए क्या बोला गया है, अ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर एन इंडियन सिटीजनशिप, एक ऑप्शन ये है। फिर दूसरा ऑप्शन है स्पाउज ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन इंडियन सिटीजन, या माने कि जो स्पाउज है फॉरेन ओरिजिन है और वो इंडियन सिटीजन लेना चाहते हैं वो, या इंडिया हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, या जो इंडिया से क्या हो जाता है पाकिस्तान को चले गए हैं। ठीक है, पार्टीशन के बाद माइग्रेट हो गए हैं कहाँ पर, पाकिस्तान को, वो। या इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन दूसरे कंट्री का सिटीजन है। ठीक है, किंतु उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, कौन, ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, तो अब बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन जो एलिजिबल नहीं है। पहले इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसका आंसर निकालने से पहले कुछ दिखाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ओवरसीज सिटीजन जो है ना 2015 के एक्ट के द्वारा कौन कौन हो सकता है, इसको पहले देख लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये शायद आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, ये देख लेते हैं पहले। तो एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, कोई भी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, कोई भी पर्सन जिसका फुल एज हो चुका है। ठीक है, फुल एज मतलब जो 18 साल से ज़्यादा हो चुका है और खुद कैपेबल है वो, या हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, या वो दूसरे कंट्री का सिटीजन हो। ठीक है, और
इंडिया जब बट वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट, किंतु वो इंडिया का नागरिक बना हो कभी ना कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद। कमेंसमेंट का मतलब याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को बोला जा रहा है। कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो याद रखिएगा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 में बोला क्या जा रहा है, देखिए, और कोई भी सिटीजन दूसरे कंट्री के सिटीजन, कोई भी दूसरे कंट्री का सिटीजन लिया हो और वो भी एलिजिबल है, वो भी एलिजिबल है, ठीक है। फिर तीसरा बोला है कोई भी दूसरे कंट्री का सिटीजन लिया हो लेकिन इंडिया में क्या हो 15 अगस्त 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के टेरिटरी से बिलोंग करता हो तो भी वो ओवरसीज सिटीजन ले सकता है, ओवरसीज। या कोई बच्चा और ग्रैंड चाइल्ड मतलब बेटा या बेटी या पोता या पोती, ठीक है, वो भी ले सकता है। या कोई माइनर चाइल्ड भी ले सकता है। अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई पर्सन जो माइनर चाइल्ड है लेकिन उसके पेरेंट्स क्या है, इंडियन सिटीजन्स है, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई स्पाउस है, फॉरेन ओरिजिन सिटीजन है, माने स्पाउस कहने का मतलब है ना वाइफ या हस्बैंड और फॉरेन ओरिजिन सिटीजन, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं ले सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन नहीं ले सकते हैं, देखिएगा, नो पर्सन हु आर आइदर हुज पेरेंट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इज हैड बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कहाँ के नागरिक हो, पाकिस्तान के नागरिक हो, बांग्लादेश के हो, ठीक है, ये यहाँ के नागरिक हो तो वो सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं ओवरसीज के द्वारा, ओवरसीज सिटीजन नहीं ले सकते। ओवरसीज सिटीजन में क्या होती है ना, ये ना ओवरसीज सिटीजन जो होती है कि जो ये क्या बोलते हैं बाहर के जो देश के लोग हैं ना उसको भारत में रहने के लिए आज़ादी मिल जाती है, माने लाइफ टाइम के लिए नागरिकता मिलती है, ठीक है। अनदर कंट्री के जो सिटीजन है, यहाँ लिखा ही जा रहा है, क्या लिखा है, हुई द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, दूसरे कंट्री के जो सिटीजन्स है उसे भारत में लाइफ टाइम के लिए कार्ड मिलता है, ओवरसीज सिटीजन कभी भी कितना भी समय के लिए रह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, देखिए नॉट एलिजिबल है तो ये एलिजिबल नहीं है, ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ठीक। नंबर सी आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आप लोगों को, विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को लूज करने का मतलब कैसे खोया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर करने के लिए हमको एक और स्लाइड दिखा दे, देखिए कैसे हटाया जा सकता है। 3 मेथड है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। क्या क्या बोले, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन, ठीक है, ठीक। यहाँ देख सकते हैं, इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या होता है। देखिए रिनंसिएशन का मतलब कोई वॉलेंटरी ये सिटीजन एक्वायर कर ले। टर्मिनेशन का मतलब होता है जिसको ये क्या बोलते हैं, कोई अगर कुछ दूसरे देश का अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो उनका यहाँ ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन वॉर के समय में नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, ये तीनों आंसर क्या होगा, ये तीनों सही है ना, ये तीनों सही होगा, मतलब सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा। When the citizenship of a person in India cannot be terminated, ठीक है, कब सिटीजनशिप जो होगा ना पर्सन इंडिया का टर्मिनेट नहीं हो सकता है। अभी बोले थे ना एट द टाइम ऑफ वॉर, कब नहीं हो सकता है, एट द टाइम ऑफ वॉर। इमरजेंसी के समय में हो सकता है, ठीक है, इलेक्शन भी रहेगा तो हो सकता है, किंतु वॉर के समय में नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। वॉर के समय में कोई भी किसी भी सिटीजन को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सिटीजन बनने के लिए कौन सा शर्तें लागू नहीं होती है। देखो बर्थ, आगे बताए थे ना, बर्थ लागू होते हैं, 5 थे ना, बर्थ लागू होते हैं, डिसेंट भी लागू होते हैं, क्या होता है, डिसेंट भी होते हैं, नेचुरलाइजेशन भी है, लेकिन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ये लागू नहीं होते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये होगा, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा। आप कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे तो थोड़ी होगा, याद कीजिए। इसको जानकारी के लिए, बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन की जानकारी के लिए आपको एक और स्लाइड देखना होगा, जो इसके पहले का क्लास में आपको अच्छे से ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, फिर भी दिखा देते हैं आपको स्लाइड। देखिए बाई बर्थ में क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को कोई व्यक्ति जन्म लिया है और 1 जुलाई 1987 के पहले तक अगर भारत में कोई भी किसी भी तरह से जन्म लिया हो, कहीं का भी उसके पिताजी का नागरिकता हो, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है, बाई बर्थ में। बाई और क्या बोला गया, 1 जुलाई 1987 को कोई जन्म लिया हो और ठीक उसके बाद और उसके पिताजी में से, उसके पेरेंट्स में से कोई एक, मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक अगर वो भारत के नागरिक रहते हैं तो वो बच्चा भारत के नागरिक होंगे। फिर बोला क्या गया, देखो अब ये ना कंडीशन हमेशा तक नहीं रहता, ये कंडीशन चेंज भी होता है ना। तो 3 दिसंबर 2004 को जन्म जो लिया हो या उसके बाद
उसके पेरेंट्स, बोथ ऑफ दियर पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर दोनों पेरेंट्स मतलब उनके मम्मी और पापा दोनों भारत के नागरिक होते हैं तो वो हो सकता है बाई बर्थ में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही डेट पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। ठीक है, और दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया, ये सारे बारे में डिटेल्स बता चुके हैं पिछले क्लिप में। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तो आपको ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलेगी, बीच बीच में बताते रहेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखिए क्या बोला गया, किसको पावर दिया गया है, किसको पावर दिया गया है सिटीजनशिप को लेकर, तो किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया। किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को दिया गया। किसको दिया गया है, पार्लियामेंट को। कहां पर बोला गया है ये पार्लियामेंट को दिया गया, आर्टिकल 11 में बोला गया है। कहां बोला गया है, आर्टिकल 11 में बोला गया है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्वेशंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। क्या बोला है, फाइंड द करेक्ट। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला क्या बोला गया, इंडियन सिटीजनशिप को लिए पहले, इफ अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया is to be acquired by registration 1 year residence in Indian is essential। देखो क्या बोला है, करेक्ट बताने के लिए बोला गया है। अब बताओ तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 ईयर चाहिए होता है। दिखा देते हैं आपको आंसर के लिए, देखो आपका मदद के लिए आपका, देखिए और आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रजिस्ट्रेशन का निकाले है ना, कितने ईयर बोला गया, 7 साल कम से कम। कितने साल, 7 ईयर्स, तब जाके ना होगा रेसिडेंट का। 1 साल में थोड़ी दिया जाएगा सिटीजनशिप, नहीं ना दिया जाएगा 1 साल में, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, if citizenship is to be acquired by naturalization the person concerned must have resident in India for 5 years। क्या 5 साल रहना होगा नेचुरलाइजेशन के आधार पर? नेचुरलाइजेशन के आधार पर यहाँ पर तो आपका नेचुरलाइजेशन के आधार पर 5 साल क्यों, उसके लिए तो जरूरत नहीं है। नेचुरलाइजेशन के लिए देखिए क्या नियम क्या है, देखिए नेचुरलाइजेशन के लिए आपका कोई भी फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप को पा सकता है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 शेड्यूल में से कोई एक भाषा जानता हो, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो 5 साल वाली बात ही नहीं आती है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। 5 साल वाला बात ही नेचुरलाइजेशन में नहीं होगा, वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है, वो भी 7 साल के लिए बोला गया है। 5 साल अलग चीज़ है। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर बोला, इफ बोर्न इन इंडिया ओनली दैट पर्सन कैन एक्वायर। हाँ, ये देखो कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है एटलीस्ट वन ऑफ व्हिच पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन, तो वो बन सकता है। सी में सही है। रूल्स रिगार्डिंग सिटीजन ऑफ इंडिया शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऐसा थोड़ी है, सिटीजनशिप के लिए सभी जगह एक ही नियम रहेगा ना। अब आते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कौन ये सिटीजन बन सकते हैं इंडिया का, तो पर्सन हु इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन। दिख रहा है ना आप लोग को, पर्सन हु इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन, माने कौन बन सकता है सिटीजन, तो पर्सन हु इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। क्या बोला जा रहा है, कोई भी पर्सन नेचुरलाइजेशन के द्वारा कोई दूसरे कंट्री का सिटीजन है, ठीक है, नॉट अ सिटीजन मान दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं है, दूसरे कंट्री का सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकम, माने अगर कोई दूसरे कंट्री का सिटीजन है ना, नेचुरलाइजेशन में देख लीजिए क्या बोला गया है, अ फॉरेनर कैन एक्वायर, फॉरेनर एक्वायर कर सकता है। तो दैट मीन्स ये आंसर होगा, फॉरेनर कर सकता है, मतलब यहाँ पर बोला गया नेचुरलाइजेशन के द्वारा वो कर सकता है, नेचुरलाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट दे सकती है उसे। फिर दूसरा क्या बोला गया है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कोई इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, हु इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। हाँ, कोई इंडियन ओरिजिन है और वो 7 साल तक इंडिया में रहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करके सिटीजन बन सकते हैं, ये भी सही है। अब देखिए थर्ड नंबर क्या बोला गया है, ये भी सही है, तो दोनों सही निकला। तीसरा देखते हैं, अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन, कोई इंडियन सिटीजन से शादी कर ले, ठीक है, एंड इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए वो रहते हैं, तो क्या वो नागरिकता बन सकते हैं? बोलिए तो नहीं। 5 साल के लिए रहने के लिए उसमें ऐसा थोड़ी बोला गया है कोई भी मैरिड करके 5 साल के लिए रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। ठीक, सी नंबर आंसर सही होगा। देखते हैं डी नंबर, डी नंबर में बोला गया है, ये किसके बारे में बोला गया है, PIO एंड ओवरसीज। क्या बोला गया है, कौन सा फीचर सही है रिगार्डिंग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ को पढ़ने के लिए, PIO के बारे में जानने के लिए, PIO का पूरा नाम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI का नाम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा समझते हैं, ये PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, तब तो ये आंसर क्लियर होगा ना। ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए पहले, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको एक एक्सप्लेन करते हैं, तब जाके इस आंसर के ऊपर जाते हैं। और इसके लिए एक नया स्लाइड बनाएंगे, PIO और OCI को समझाने के लिए एक स्लाइड बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं OCIO जो है ना, इसके लिए एक बनाने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। OCI जो है इंटाइटल टू लाइफ लॉन्ग वीज़ा, देखिए OCI ओवरसीज सिटीजन के लिए है, ठीक है,
किसके लिए? ओवरसीज सिटीजन्स के लिए, जो किसके लिए होता है? मतलब जो अनदर कंट्री का सिटीजन्स है उसके लिए होता है। फ्री ट्रेवल दे दिया, एक वीज़ा होता है लाइफ लॉन्ग, माने पूरे जीवन के लिए वीज़ा दे दिया जाता है। सही बात है, दिया जाता है, ये सही है। पीआईओ जो है ना, ये कौन सा आपका? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन है ना उसे दिया जाता है, 15 साल के लिए दिया जाता है। बात सही है, 15 साल के लिए वीज़ा दे देता है कि बिना किसी पासपोर्ट का, सॉरी पासपोर्ट लगेगा, बिना किसी वीज़ा के लिए वो क्या कर सकते हैं, वहाँ 15 साल तक आ सकते हैं बिना किसी, माने एक कार्ड लेके आएंगे, पीआईओ कार्ड लेके आएंगे ना, 15 साल तक भारत में ट्रेवलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्तें हैं, 180 दिन से अगर ज़्यादा वो रहते हैं ना भारत में, 180 दिन से कंटिन्यू लगातार, तो उन्हें ना लोकल पुलिस अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ, सिंगल विजिट में 30 दिन तक रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओसीआई जो है ना, इसमें कितनों दिन तक रहो ना, पुलिस अथॉरिटी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ये दोनों सही है, तो दोनों सही है, मतलब ये सी नंबर, बोथ ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। अब देखते हैं ये पीआईओ कार्ड, ओसीआई, ये अगले स्लाइड में हम समझाएंगे, इसको हम अलग से ही बताने वाले हैं, इसलिए खाली देख लीजिए। पीआईओ कार्ड जो होता है आपका एमई अटेस्टेड करता है, ठीक है। पीआईओ कार्ड क्या होता है? एनआरआई के लिए। पीआईओ कार्ड किसके लिए? एनआरआई के लिए है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन जो है, ओसीआई जो है ना फॉरेन नेटिव्स के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीआईओ एनआरआई कार्ड के लिए, एनआरआई के लिए। पीआईओ कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, किस किस देश के नागरिकों को, किस किस देश के नागरिकों के लिए लागू नहीं होगा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका के लिए लागू नहीं होता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका। जबकि ओसीआई जो है ना पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए लागू होता है। पीआईओ जो है ना, इसमें क्या चाहिए होता है? 7 साल कम से कम इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके पीआईओ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। और ओसीआई जो है ना 5 साल इंडिया में कम से कम रहना होगा, तब जाके मिलेगा। 5 साल का सिटीजनशिप, 5 साल इंजॉय करना होगा इंडियन सिटीजनशिप को, तब जाके मिलेगा। और 1 साल क्या होगा? इंडिया में रहना ही पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, ठीक है। देख लीजिए पीआईओ का ये, और ये बताएंगे अगले स्लाइड में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल्स आर करेक्टली मैच विद दियर प्रोविजन। कौन सा आर्टिकल मैच करता है? देखो तो आर्टिकल 7 में क्या बोला गया? पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, पर्सन जो माइग्रेट हो जाता है पाकिस्तान, फिर बट लेटर रिटर्न, लेकिन उसके बाद वापस आ जाता है, उसके लिए है। इसका स्लाइड आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये 7 नंबर आपका आर्टिकल का देख लीजिए, 7 नंबर आर्टिकल का देखिए हम बनाए हैं। अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 मार्च 1947 के बाद कोई पर्सन क्या होता है? इंडिया से माइग्रेट कर लेते हैं, लेकिन वो वापस रिटर्न आ जाते हैं, ठीक है, तब जाके वो बन सकते हैं, ठीक। 6 महीना पहले उन्हें ये करना पड़ेगा। आर्टिकल 6 में क्या बोला गया? पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट करते हैं इंडिया को। देख लीजिए आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में देख लीजिए, तो आर्टिकल 6 ये लिखा है ना, 2 तरह से कोई माइग्रेट करता है इंडिया को चले आते हैं पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद, दोनों कंडीशन दिया गया है, दोनों बताए हैं। ये पिछला क्लास देखिएगा तो दोनों के बारे में डिटेल्स डिस्कशन है, उसको चेक कीजिए, पढ़िएगा, 1 घंटा का वो लाइव क्लास था, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या बोला गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नहीं, आर्टिकल 9 में ये तो बोला ही नहीं गया है। बोला गया है क्या आर्टिकल 9 में? आर्टिकल 9 में तो ऐसा बातें नहीं बोला गया। आर्टिकल 9 में पता है क्या बोला गया है? वॉलंटरी। देखिए आर्टिकल 9 में क्या बोला गया है, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए आर्टिकल 9 में क्या बोला गया? पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट, वॉलंटरी एक्वायरिंग, ये बोला गया है। वो तो जो बोला गया आर्टिकल 8 में बोला गया है कि कोई पर्सन ना इंडियन ओरिजिन डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, उसकी बात 8 में बोला गया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कौन सा आर्टिकल सही होगा? 1 और 2। 1 और 2 कहाँ है? बी नंबर, तो ये बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज आर कॉन्फर्ड ऑन सिटीजन्स बट नॉट द फ्रेंडली एलियंस, ठीक है। मैंने एलियंस कहने का मतलब ना, नहीं सोचेगा दूर ग्रह का, दूर देश का, मतलब विदेशी, दूर देश माने विदेशी। तो ये विदेशी जो दोस्त है ना, उसके लिए लागू नहीं होता, खाली इंडियन के लिए कौन सा आर्टिकल लागू होता है? देखिए क्वेश्चनों को घुमा दिए हैं, कौन सा आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए लागू होता है। थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा आर्टिकल लागू होता है इंडियन सिटीजन्स के लिए। ये देखिए तो जरा सा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये खाली इंडियन सिटीजन के लिए है। 15 में, 16, 19, 30, 15 में क्या बोला गया है? किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, आप लोग को किसी भी तरह का। 16 में क्या बोला गया है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। 19 में ना फ्रीडम दी गई है। 29 और 30 ना कल्चरल एजुकेशनल राइट्स है, जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर देखिए 15 और 29 ये किसके लिए है? इंडियन के लिए है। किसके लिए नहीं है? एलियंस के लिए नहीं है, दोस्तों वाला एलियंस के लिए भी नहीं है, याद रखिएगा। 15 और 29 खाली इंडियन के लिए है। तो कौन सा सही होगा? 1 और 3, मतलब ए नंबर। आते हैं ये असम अकॉर्ड, इसके बाद वाला क्लास में समझाएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हम बता देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है ILP जो है ना, ILP में कौन कौन सा ये आता है? जगह आता है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ILP में कौन कौन शामिल होता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ILP का पूरा नाम इनर लाइन परमिट, ILP का पूरा नाम इनर लाइन परमिट होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
इसके ऊपर भी आएंगे, इसको बताएंगे, समझाएंगे अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। इसमें बोला गया है, स्टेटमेंट को देखना है, सिंगल सिटीजनशिप दिया गया है फॉर द इंटायर कंट्री। ठीक है, पूरे इंटायर कंट्री के लिए सिंगल सिटीजनशिप है। सही बात है, भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप है, आप तो जानते ही है। फिर आर्टिकल 2 में ये सॉरी नंबर 2 में क्या बोला गया, 2003 के बाद डुअल सिटीजनशिप इज अलाउड बाय इंडियन लॉ, दैट इज कॉल्ड ओवरसीज सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप अलाउ है क्या, ये इसमें आपका ये याद कीजिए, तो ये बोला गया है क्या, डुअल सिटीजन। अभी याद कीजिए, ओवरसीज सिटीजन का मतलब ही होता है डुअल सिटीजनशिप। ओवरसीज सिटीजन का मतलब ही क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप, जो 2003 में दिया गया था और 2015 में उसको अमेंड किया गया, 2015 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो नंबर 3 में क्या बोला गया है ना, कि द बॉर्न इन इंडिया ऑन आफ्टर, ये देखो यहीं पर गलती हो गया, 26 जनवरी 1950 तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पर 1987 होगा। क्या होगा, 87 होगा, तो ये वाला आंसर गलत है। तो आंसर कौन सा सही होगा, 1 और 2। कौन सा सही होगा, 1 और 2। ठीक है, 1987 है। देखो आपको याद करो, हम दिखाए थे ना बाई बर्थ वाला, देखो तो आपको दिखा देते हैं। बाई बर्थ कहाँ गया, देखिए आपका बाई बर्थ, देखिए ये आपका स्लाइड में आपका ये देखिए बाई बर्थ है ना, बाई बर्थ का देखिए क्या लिखा है, 1 जुलाई 1987। क्या लिखा है, 1 जुलाई 1987 लिखा है ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 का भी हो गया, 1 और 2 होगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप। क्या बोला गया कि सिटीजनशिप जो है कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप के लिए बोला गया है। क्या कहने का मतलब, कॉमनवेल्थ कंट्री जानते हैं क्या होता है, ये ना जो भी अंग्रेज जहाँ जहाँ शासन किया था ना, जहाँ जहाँ कॉलोनीज बना था ना, वो बाद में जाके आज़ादी के बाद वो कॉमनवेल्थ का मेंबर्स बना। ठीक है, अमेरिका खाली शामिल नहीं होता, अमेरिका एक समय में था अंग्रेजों का गुलाम बना था, याद है, आप लोग जानते होंगे शायद। ठीक है, तो ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप, ओरिजिनली ऐसा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको अमेंड कर दिया गया। ठीक, तो ये इसका आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर होगा ये। लेकिन कॉमनवेल्थ से बाद रिपील बाय द सिटीजनशिप एक्ट, हाँ 2005 के द्वारा इसको रिपील कर दिया, इसको हटा दिया गया। नहीं तो कोई भी कॉमनवेल्थ का मेंबर्स आकर बोल देगा हम सिटीजन्स हैं, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप की बात हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड की बात करते हैं। देखोगे असम अकॉर्ड की ना जब चर्चा करेंगे ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तब जाके चर्चा करते हैं, थोड़ा हल्का सा इसका व्यू अब दिखाते हैं। असम अकॉर्ड जो बोले थे ना, थोड़ा देर बाद बताएंगे, फिर एक नेक्स्ट स्लाइड बताएंगे जो असम को लेकर ही समझाएंगे। देखिए तो ये असम अकॉर्ड है। असम अकॉर्ड में क्या बोला गया, ट्रिपलेट अकॉर्ड हुआ है। कितने अकॉर्ड हुआ है, ट्रिपेटाइट, माने ट्रिपेटाइट मतलब होता है ना 3 जन मिलकर साइन किया है। कौन कौन साइन किया बोले, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन किया है, स्टेट गवर्नमेंट साइन किया है, और लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट साइन किया है। ये लोग 1985 में साइन किए थे। ये जो स्टूडेंट एसोसिएशन है ना, ये लोग जो पता है क्यों साइन किए थे, ये लोग ना मांग कर रहे थे कि असम तो ट्राइबल एरियाज है ना, तो अब मान लो कि वहाँ पर बाहर के लोग आके सब नौकरियाँ ले रहे हैं, लेकिन ट्राइबल लोग तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये काम किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो असम में 3 लोगों ने साइन किया था। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, 24 मार्च 1971 के बाद कोई भी लोग अगर बाहर में इलीगल फॉरेनर्स है ना, उसको वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, वहाँ सिटीजनशिप में वहाँ पर ये लागू हो गया। विप्लव कुमार शर्मा ने तो असमीज पीपल के बारे में डिफाइन भी कर दिया। असमीज पीपल कौन कौन होता है, एक 1951 के बाद जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना, रिसाइडिंग असम में, उसकी चर्चा की गई है इसको लेकर। ठीक है, इसको रिजर्वेशन देने की बात की गई है। यहीं पर इनर लाइन परमिट दिया गया है, इनर लाइन परमिट में किसको किसको एप्लीकेबल है असम का सिटीजन लेने के लिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के नागरिक की असम का नागरिक लेने के लिए सिटीजनशिप है, माने कि कैपेबल है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये ILP है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसका आंसर। तो ये बोला गया है बायलेटरल अकॉर्ड है। क्या बोला गया है, बायलेटरल अकॉर्ड। ठीक है, अब बताओ तो ये बायलेटरल नहीं था, ये क्या था, ट्रीलेटरल था। क्या था, ट्रीपेटेड था, 3 था, 3 जन के बीच हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ असम, और एक क्या था, स्टूडेंट के बीच हुआ था। एक क्या था, स्टूडेंट एसोसिएशन था। ठीक है, इट सेट्स अ कट ऑफ मिडनाइट 24। हाँ ये देखो अभी पढ़े थे ना, 1971 के बाद से जितने लोग इलीगल फॉरेनर्स होंगे, जो लोग बाहर के आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए नंबर गलत आंसर है। देखो यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं बोला गया, नॉट करेक्ट, इसलिए 1 नंबर सही होगा, मतलब ये गलत आंसर 3 होगा, इसलिए वो गलत है, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है, स्टेटमेंट रेफरेंस इंडियन ओरिजिन तमिल्स की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इंडियन ओरिजिन तमिल्स की बात। तो क्या बोला गया है, इंडियन ओरिजिन तमिल्स जो है, ये इंडियन ओरिजिन तमिल्स है शॉर्ट में। शिप टू श्रीलंका इन द मिड 19th सेंचुरी टू वर्क ऑन टी स्टेट। क्या बोला जा रहा है, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना,
30 स्टेट को लेकर श्रीलंका जो काम कर रहे हैं उनकी बात की गई, इंडियन ओरिजिन तमिल्स बोला गया इनको, ठीक है, तो ये भी सही है। द सिटीजन, इसके बारे में डिटेल्स इसके बाद वाला स्लाइड में बताएंगे। द सिटीजन अमेंडमेंट बिल इन इट्स करंट फॉर्म डज नॉट प्रोवाइड फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल रिफ्यूजी लिविंग इन इंडियन ऑप्शन से, माने इंडियन ओरिजिन तमिल रिफ्यूजी के लिए थोड़ी सिटीजनशिप 2019 लाया गया था। याद करो तो उसमें क्या बोला गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है, ठीक है, उनको जो 2014 के पहले आए उनको, ना कि इंडियन ओरिजिन तमिल को, ठीक है, तो इसलिए इंडियन ओरिजिन तमिल नहीं होगा। मतलब यहाँ पर बोथ 1 और 2 दोनों सही होगा, ठीक है, करेक्ट है, दोनों सही है। देख लीजिए इंडियन ओरिजिन तो यहाँ पर दिखा भी दिया, इंडियन ओरिजिन तमिल्स आर द डिसेंडेंट ऑफ तमिल लिबरल्स हु आर ब्रॉट टू श्रीलंकन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट से आए हैं, ठीक है, तो सिटीजनशिप इसमें शामिल नहीं किया गया, उसको उतना नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डुअल सिटीजनशिप डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स। बताओ डुअल सिटीजनशिप के पास वोटिंग राइट्स होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, बात तो सही लिखा है, नहीं होगा। डुअल से डू नॉट रिक्वायर वीजा टू ट्रेवल टू इंडिया। डुअल सिटीजनशिप को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो याद करो हम बताए थे ना, पीआईओ बताए थे, ठीक है, पर्सन इंडियन ओरिजिन कार्ड जो था, तो उसके द्वारा कोई अगर लेते हैं तो थोड़ी का ये लगेगा, उसके अनुसार तो डुअल सिटीजनशिप मिल जाता है ना। सिटीजनशिप विद डुअल सिटीजन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू पब्लिक ऑफिस। हाँ, ये भी बात सही है, कोई भी पब्लिक ऑफिस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, ना ही वो डिफेंस जॉब कर सकते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं, वो डुअल सिटीजनशिप कोई लेगा तो, मतलब 3 नंबर सही है। देखो पर्सन रजिस्टर ओसीआई में बोला गया है, ओसीआई है जो भी ओवरसीज सिटीजन्स है उसको नहीं दिया जा सकता, वो लोग नहीं बन सकता है, कोई वोटिंग नहीं दे सकता है, लोकसभा का में इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट सब नहीं बन सकता है। ओवरसीज सिटीजन जो होता है इंडियन ओरिजिन सिटीजन एंड इंडियन ओरिजिन से जस्ट नीड ओसीआई डॉक्यूमेंट्स, इसे ओसीआई डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है, किसी भी तरह का वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली एक पासपोर्ट जरूरत है। आते हैं ये नेशनल रजिस्टर, ये कंसीडर करना है, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इज अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया, ठीक है, नेशनल, ये तो सही बात है, एनआरसी की बात कर रहा है, सही है, ठीक है, सही है। नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन इज अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। नहीं, ये आपका नहीं, इसके बारे में अभी तो बना ही नहीं तो सही कैसे होगा। एनपीआर इंक्लूड्स बोथ इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेन सिटीजन्स, ठीक है, एनपीआर में इंडियन सिटीजन और फॉरेन दोनों होते हैं, मतलब ये बी नंबर सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर, नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था, इसको लेकर देखते हैं। वाज अ बायलेटरल ट्रीटी, क्या ये एक बायलेटरल ट्रीटी था? नेहरू लियाकत बायलेटरल ट्रीटी था, हाँ बायलेटरल था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, सही बात है। वे आर अलाउड टू रिटर्न टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी आफ्टर वीमेन एंड लूटेड प्रॉपर्टी, हाँ ये भी सही है। इसको नेहरू लियाकत के बारे में देख लेते हैं। नेहरू लियाकत बायलेटरल ट्रीटी था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वेयर रिफ्यूजी वेयर अलाउड टू रिटर्न टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी, रिफ्यूजी को अलाउ किया गया उसको डिस्पोज, उसके प्रॉपर्टी को दिया जाए, वीमेन को लूटेड प्रॉपर्टी को, ठीक है, जो 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल। नेहरू लियाकत नेहरू पैक्ट कब साइन हुआ था? 8 अप्रैल 1950 में साइन हुआ था, सही है। ये देखो साइन ये गलत लिखा है, 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1950 को, तब 1 नंबर खाली सही होगा, ठीक है, ये सही होगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट 6th शेड्यूल, 6th शेड्यूल के लिए कौन सही नहीं है, ठीक है। 6th शेड्यूल में आपका 6th शेड्यूल में देखते हैं क्या क्या था। 6th शेड्यूल में पहले क्या था आपको जान लेते हैं। 6th शेड्यूल में क्या था आप लोग जानते होंगे ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की बात था। तो देखते हैं 6th शेड्यूल में आपका था कि इट रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन सर्टन, हाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में था, इसके बारे में था, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा था ना, ठीक। AMTM याद रखिएगा 6th शेड्यूल में बोला गया है। इट रिलेट टू स्पेशल प्रोविजन इन द इंडियन सर्टेन नॉर्थ ईस्टर्न, ये भी सही है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए भी है, ये भी सही है। इंटायर स्टेट ऑफ मेघालय इज कवर अंदर ILP रिजाइन प्रोटेक्टेड फ्रॉम CAB, ये C नंबर नहीं होगा, C नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। ये वाला आपका गलत है, मतलब ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट ट्रू, यहाँ बोला ही गया नॉट ट्रू, मतलब ये नहीं होगा। मणिपुर इज द न्यूएस्ट स्टेट टू बी, मणिपुर को नया स्टेट था जिसको ILP में शामिल किया गया। देख लेते हैं ILP के बारे में। इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट ये है। आते हैं उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट एग्जेम्प्टेड फ्री है? तो कौन सा स्टेट फ्री है? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लागू नहीं हुआ था, माने वहाँ नॉट एग्जेम्प्टेड इंटायरली, माने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से कौन सा एग्जेप्टेड नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर,
ठीक है, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड एग्जेम्प्टेड है, जम्मू कश्मीर को एग्जाम नहीं किया गया। मतलब मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में ना सीए भी लागू नहीं होगा, मतलब कि सीए लागू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आज मेरा इकाई मैंने यहाँ देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर रखा गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, थैंक यू फॉर आज का क्लास के लिए।